नमस्कार बच्चों, मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल के गद्य साहित्य के बच्चों के लिए ये सत्र मेरा उपयोगी है। ये कालांश मेरा गत कालांशों के साथ चल रहा है, जिसमें मैंने कहानी के उद्भव और विकास की बात की थी। कहानी का उद्भव और विकास जो है, हम प्रेमचंद्रोत्तर युग तक की चर्चा कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे आज नई कहानी के युग की, जो कि 1950 से प्रारंभ हुआ। ये कहानी जो है 1950 के बाद, जिसे हम कहें विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टि से जो है पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न थी। पुरानी कहानी में जब वहाँ पूर्वाग्रह था, वहीं नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त थी। पुराने कहानीकारों ने अपनी आँखों पर जो समाजवादी, नैतिकतावादी, रूमानी और मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा था, वो नए कहानीकारों ने मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने का और समझने का प्रयास किया था। उसी कहानी जिसे हम कहें भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए यह अधिक प्रामाणिक है। बच्चों, नई कहानी का दौर जो है वो एक नए संदर्भों को लेकर, नई भाषा को लेकर, नई शैली को लेकर जो है अवतरित हो चुकी थी। नई कहानी की जो विकास यात्रा है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि इस कहानी पर जो है मूल्यहीनता का आरोप लगता है, लेकिन जीवन के शाश्वत मूल्यों जैसी किसी चीज़ का अगर कोई विश्वास नहीं हो तो इससे ये आरोप भी लगता है। नई कहानी में मूल्यहीनता नहीं होकर मूल्यों का परिवर्तन कहें तो ज़्यादा उचित रहेगा। नई कहानी किसी एक क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी नहीं है। मानव की दृष्टि के बदलने के साथ ही ये नई कहानी का शिल्प भी जो है बदला है। नई कहानी का विषय क्षेत्र सीमित है, ऐसा आरोप इस पर लगाया जाता है, लेकिन प्रयोगधर्मिता ने भी इसके स्वरूप को विकृत किया है। इस धारणा को भी नई कहानी से जोड़ा गया। केवल रचना, चमत्कार और बुद्धि वैभव के बल पर प्रेमचंद नहीं बना जा सकता था। इस तथ्य को नए कहानीकार यदि ध्यान में रखें और जीवन की गहन वास्तविक अनुभूति से जुड़ें तो वे अधिक प्रभावशाली रचना को जन्म दे सकेंगे। हिंदी कहानी लोकप्रियता के चरम शिखर पर है और ये आशा की जाती है कि कहानी का भविष्य भी उज्जवल है। समकालीन कहानीकार अपने परिवेश के प्रति सजग हैं। वे प्रमुख घटनाओं के प्रति अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बदलते हुए परिवेश में जिन नवीन मूल्यों का विकास हो रहा है, उसे नया कहानीकार आत्मसात कर रहा है। कमलेश्वर की कहानी तलाश इस बदलते हुए जीवन मूल्य की सार्थक तलाश है। आज से 25-30 वर्ष पहले शायद ही कोई युवती अपनी विधवा माँ को किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाने के औचित्य को उस शालीनता और शिष्टता से अंगीकार करती है कि जिस शिष्टता से तलाश के सुमी अपनी मम्मी की आवश्यकता को अनुभव करके घर से दूर हॉस्टल में रहने चली जाती है। समकालीन कहानी में स्त्री पुरुषों के संबंधों को सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया है। आज की कहानी में जीवन के आर्थिक पक्ष को स्पर्श किया गया है। समानांतर कहानी आंदोलनों से जुड़े कहानीकार सामान्य मनुष्य के आर्थिक संघर्ष को अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति दे रहे हैं। आज का कहानीकार व्यवस्था के प्रति आक्रोश से भरा हुआ है। राजनीति, समाज, धर्म, शिक्षा, प्रशासन में आए भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी की कठिनाइयों को और भी बढ़ाया है। नया कहानीकार इन सब को अपनी कहानी को विषय बनाता है, उसे व्यक्ति दे रहा है। नई कहानी में बौद्धिकता के प्रति आग्रह बढ़ गया है। आज की कहानी
जो है वो केवल घटनाओं का चित्रण नहीं करती, किंतु पाठकों को चिंतन मनन करने के लिए विवश भी करती है। नई कहानी की भाषा और शिल्प की दृष्टि से देखें तो बहुत परिवर्तन हुआ। फणीश्वर रेणु ने भाषा में ग्रामीण जो अंचल की सुगंध भरी, उसके साथ ही शिल्प में भी एक नई स्वरूप को जन्म दिया। जटिल से जटिल संवेदनाओं को व्यक्त करने में लाक्षणिक और बिंबात्मक भाषा का प्रयोग रेणु जी ने किया। कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश की कहानियों में भाषा का वह स्वरूप देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए निर्मल वर्मा की भाषा को देखें। एक उदाहरण, जब कभी दरवाजा खुलता है, धूप का एक सांवला सा धब्बा खरगोश की तरह भागता हुआ घुस आता है। देखिए कहानी का जो एक बिंब आ रहा है इस भाषा शैली में, ये जो है एक नया ही रूप था, जिसको सांकेतिक रूप से वो बहुत गहरी बात कहना चाहते थे। नई कहानी की भाषा में सांकेतिकता बहुत अधिक है, वर्णनात्मकता कम है। कमलेश्वर की तलाश कहानी में बुझे हुए सिगरेट के टुकड़ों, जीने का खुला दरवाजा और तकिए पर पड़े गड्ढे से ये संकेत दिया गया कि सुमी की मम्मी किसी प्रेमी के साथ मिला करती है। इस प्रकार भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत में माँ संपूर्ण परंपरा का बोध कराती है। जो परंपरा हमारी दृष्टि में है वही विदेशियों को आकृष्ट करती है, और जब विदेशी उसकी प्रशंसा करते हैं तो हमें भी यह मूल्यवान लगने लगती है। इस बात को उन्होंने चीफ की दावत में दर्शाया। नई कहानी का शिल्प भी बदला। उसने डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण आदि शिल्प को अपनाया। रसप्रिया, परिंदे, जिंदगी और जौ, सावित्री नंबर 2 आदि कहानियाँ इसी दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। परिसारी जी की जो कहानियाँ हैं वो व्यंग्यात्मक हैं, तो पंचलाइट में सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार भी किया गया है। राजेंद्र यादव शिल्प के प्रति विशेष जो है जागरूक रहे हैं। शिल्पगत चेतना के बावजूद नई कहानी कलावादी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि वे कथ्य के अनुरूप अपने शिल्प में परिवर्तन करती रही हैं। सामयिक कहानियाँ नगरबोध और महानगरीय जीवन तक केंद्रित हो गई है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी कहानियाँ बहुत कम दिखाई दे रही हैं। समकालीन कहानी का फलक बहुत विस्तृत है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी समस्या आज कहानी का विषय बन रही है। कहानी को वाद या आंदोलन के घेरे में कैद करने से उसकी शक्तिमत्ता क्षीण हो जाती है। अतः वास्तविक अर्थ में कहानी वही है जिसमें जीवन के अनुभूत सत्य को साहित्यिक रूप प्रदान किया गया हो। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो कहानीकार की दृष्टि से छूटी हो। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि नई कहानी के साथ साथ नई कहानी के दौर में कई नई प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया था, नई जो है रचनाओं ने जन्म ले लिया था, जिसे कहानी आंदोलन नाम भी दिया गया। आगे के हम जो है सत्र में चर्चा करेंगे उन्हीं कहानी आंदोलनों की जिन्होंने कहानी की प्रवृत्तियाँ और में नई धाराएं जोड़ी। धन्यवाद बच्चों, हम मिलेंगे